नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक आवन चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रासायनिक आवन चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वैद्युत संयोजी बंध। कौन से? वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग साथ के साथ इनको करते रहेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध सामान्यतः उन तत्वों के संयोग से बनता है जिनका आयनन विभव उच्च है तथा इलेक्ट्रॉन बंधता निम्न। आगे कहता है आयनन विभव निम्न है तथा इलेक्ट्रॉन बंधता उच्च, या आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधता दोनों ही उच्च है, या आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधता दोनों ही क्या है? निम्न है। आप सभी लोग बताइए कि आयनिक बंध मोस्टली कब बनता है? तो अगर बात की जाए आयनिक बंध के लिए इलेक्ट्रॉन बंधता तो होनी चाहिए उच्च। क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन बंधता तो होनी चाहिए उच्च। तो उच्च वाला तो सही हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे आयनन विभव कैसा होना चाहिए? निम्न। तो हम बताएंगे आयनिक बंध जो होते हैं वो क्या? आयनन विभव जिनका निम्न हो और इलेक्ट्रॉन बंधता उच्च हो, उनके संयोग से आसानी से बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे कहता है क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन द्वारा बना बंध है। कौन सा बंध होता है कि क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन द्वारा बना बंध है? कौन सा बंध होता है? जब धनायन और ऋणायन आपस में संयोग करके जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक, धात्विक, द्विध्रुव या फिर सहसंयोजी। तो अगर हम बात करें जब आयनों से मिलकर बना होता है तो वो कहलाता है आयनिक बंध। क्या कहलाता है? आयनिक बंध। ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है Ar, K+ और Ca+2 प्रजातियों में समान इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है Ar, K+ और Ca+2 कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक है। उनकी त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है। त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? अच्छा, आप सभी लोग समझेंगे जिस पर जितना ज़्यादा धनावेश होगा उसकी त्रिज्या उतनी छोटी होगी। धनावेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रिज्या। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक में। किसमें? सम इलेक्ट्रॉनिक में। तो हम समझ जाएंगे जिस पर जितना ज़्यादा धनावेश है उसकी त्रिज्या उतनी छोटी होगी। तो सबसे छोटी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी Ca+2 की, इससे छोटी हो जाएगी सबसे छोटी इसकी, इससे थोड़ी बड़ी K+ की, और सबसे बड़ी हो जाएगी Ar की। तो हमें ऑप्शन में पहचान लेना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है या बी है या सी है या डी है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है कि सबसे बड़ी त्रिज्या Ar की है, फिर K+ की है और सबसे छोटी है Ca+2 की। बढ़ता हुआ क्रम है। पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सभी लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने वाला है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम आयनिक है? निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम आयनिक है? तो अगर हम इसकी बात करें कि सबसे कम आयनिक बंध बताना है या कौन सा यौगिक है, तो फजान के नियम से, किसके? फजान के नियम से या फयांस के नियम से। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा वो सबसे कम आयनिक होगा। कैसा होगा? सबसे कम आयनिक होगा। क्या होगा? सहसंयोजी लक्षण अधिक होगा। तो इन सभी में धनायन सबसे छोटा किसका होगा? तो बात आती है किसका? AgCl का। किसका? AgCl का। अच्छा, वैसे भी नॉर्मल भी समझ सकते हैं, KCl आयनिक यौगिक है। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना हो तो कैसे समझेंगे? KCl आयनिक यौगिक है, BaCl2 भी आयनिक यौगिक है। भाई K पर प्लस होगा, Ba पर +2 हो जाएगा, नॉर्मली ही समझें तो, और Ca जो होगा वो भी +2 हो जाएगा ना। तो नॉर्मल अगर हम ध्यान देंगे तो AgCl के अंदर क्या एक सहसंयोजी बंध पाया जा सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है सबसे कम आयनिक है। कैसा है? सबसे कम आयनिक है।
कारण यही है कि इसका जो धनायन होता है उसकी त्रिज्या छोटी होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो तत्वों की ऋण विद्युताएं 1.2 तथा 3.0 हैं, इनके बीच कौन सा बंध होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, आयनिक बंध कब बनता है? आयनिक बंध तब बनता है जब विद्युत ऋणात्मकता 1.7 से 3.0 के बीच हो। कितनी हो? 1.7 से 3.0 के बीच हो। तो हम देख लेते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। 3.0 माइनस 1.2, भाई माइनस करेंगे कितना आएगा? 1.8। अच्छा, 1.8 आ रहा है तो इसके बीच में है तो कौन सा बंध बनेगा बताओ भाई? आयनिक। कौन सा? आयनिक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर है? यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से 3 के बीच में होता है तो आयनिक बंध बनता है। इन्होंने कहा एक तत्व का 1.2 है, दूसरे का 3 है, जब अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8, जो कि इसके बीच आता है। हम बता देंगे बंध जो बनने वाला है वो आयनिक बंध है। पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है एक धात्विक ऑक्साइड दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है MO, इसके फॉस्फेट का सूत्र होगा। अच्छा, आपको समझना है MO, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? O जो है वो जोड़ता है 2 को। देखो O जो है कितने जोड़ता है? 2। बात समझ में आ रही है? तो O पर होगा -2, तो इस पर हो जाएगा +2, तो M है +2 वाला। ठीक, अब वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फॉस्फेट होगा। अगर फॉस्फेट की बात करें तो हम देखते हैं H3PO4। देखा है नहीं देखा? अच्छा, हम सिखा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ध्यान से समझना, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं जो आपने पढ़ रखा है उससे ही हम लॉजिक बनाएंगे ना। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो PO4 मतलब फॉस्फेट जो है वो 3 जोड़ता है H के, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि फॉस्फोरस पर क्या होगा? -3, और M पर क्या होगा? +2। M पर है +2 और PO4 पर है -3। कहाँ से आया? समझ गए? H के 3 जोड़ा है इसलिए। तो अब ये किस तरह से जोड़ेंगे तो समझेंगे। PO4 के जो होंगे वो कितने होंगे? 2, और M के कितने होंगे? 3। होगा M3PO4 का होल ट्वाइस। कितना होगा? होल ट्वाइस। ध्यान से देखो, कोई है? M3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला? यहाँ से हमें पता चला O की -2 होती है तो M की +2 ऑक्सीकरण संख्या, और इसकी होती है -3। बराबर करेंगे तो 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6, और 3 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है, कुछ याद नहीं करना, पुराने उससे ही हम निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl3। अच्छा, यहाँ से ही समझ जाएंगे MCl3 का मतलब M की जो ऑक्सीकरण संख्या हो गई वो होगी +3। समझ रहे हैं ना? -1 होती है इसकी तो -3, तो इसकी +3। अब ये कह रहा है इसके कार्बोनेट का सूत्र होगा। कार्बोनेट का सूत्र, अच्छा कार्बोनेट देखो CaCO3 से पहचान लो, इसकी हो जाएगी -2, इसकी होती है +2, यहीं से पहचान सकते हैं, या हम यहाँ से पहचान सकते हैं H2CO3 से। कहाँ से? H2CO3 से। अब इसकी +2 हो जाएगी तो इसकी कितनी होगी? -2। अब रख दो भाई, M पर है +3 और CO3 पर है -2। कब बराबर होंगे? इसमें हम गुणा करें 2 से तो 3 दूनी 6, और इसमें करें 3 से तो M के 2 और CO3 के कितने? 3। क्या बनेगा? M2CO3। देखना कहीं है? पॉइंट समझ में आ रहा है? CO3 का होल थ्राइस, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M जो है 3 क्लोरीन के जोड़ रहा है, हर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1। अब -1 के हैं 3, तो M पर हो जाएगा ऑटोमेटिक +3, तो M की जो आवेश होगा इस पर होगा +3। अगर हमसे वो कह रहा है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट हम जानते हैं CaCO3 होता है या H2CO3 के रूप में भी मिलता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि Ca पर +2, तो इस पर हो जाएगा -2। हमें बस ये निकालना था कि कितना होता है। या तो मोस्टली बच्चों को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम कोई एक उदाहरण लेकर आए हैं, जिससे उदाहरण से सीखो, रटो नहीं। कहाँ से सीखो? उदाहरण से उसको सीख लो कि हम वहाँ से ही कुछ कॉपी करके निकाल लें। यहाँ से पता चल गया इसकी -2 है। बराबर करने के लिए अब इसमें 2 की गुणा तो 6 हो जाएगा, और इसमें 3 की गुणा तो 6 हो जाएगा ना, तो बराबर हो जाएंगे CO3 के 3 और इसका योग। या डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, इसकी संयोजकता 3, इसीलिए 3 जोड़ रहा है, इसने 3 जोड़े, इसकी 2,
देखो CO3 2 जोड़ता है तो इसकी संयोजकता 2। चलो आगे कह रहा है NaCl को जल में घोलें तो सोडियम आयन होता है। अगर हम NaCl को जल में घोल दें तो सोडियम आयन क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, जल योजित हो जाएगा या जल अपघटित हो जाएगा। अगर बात की जाए सोडियम आयन को जब जल में घोला जाता है तो ये जल योजित हो जाता है। क्या हो जाता है, जल योजित हो जाता है। इसका सी आंसर एकदम सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपको बताना है। उच्च गलनांक, ये तो सही बात है, उच्च गलनांक होता है। निम्न क्वथनांक, आगे उच्च परावैद्युत स्थिरांक, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक, ये तो होता है भाई, ये भी होता है। उच्च ध्रुवणता, ये भी होती है। फिर क्या नहीं होता, निम्न क्वथनांक नहीं होता। ध्यान रखना क्वथनांक कैसा होता है, उच्च। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए पर आएंगे, आधा सही है आधा गलत है। उच्च गलनांक तो होता है लेकिन निम्न क्वथनांक नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग कमेंट भी करते रहें साथ के साथ। आगे है वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक कैसे होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक, प्रकृति में ध्रुवीय, कम गलनांक व कम क्वथनांक, इनका गलनांक और कम क्वथनांक होता है, या सरलता से उपलब्ध होते हैं। देखो गलनांक क्वथनांक अधिक होता है हम जानते हैं, विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। दूसरी बात सरलता से उपलब्ध भी नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रकृति में ध्रुवीय होते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं, ध्रुवीय। पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। ठोस NaCl, किसकी बात कर रहा है, ठोस NaCl विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। क्योंकि ठोस NaCl जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। क्यों, इसका आंसर आपको देना है कि ठोस NaCl में कोई आयन नहीं है, या ठोस NaCl सहसंयोजी होता है, ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती, या ठोस NaCl में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अगर बात की जाए कि ठोस अवस्था में NaCl इसलिए विद्युत का चालक नहीं है, अच्छा चालक नहीं है, क्योंकि ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती। किसकी गति नहीं होती, आयनों की गति नहीं होती है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है प्रबलतम बंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हम दे देते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 करके, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करके कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, प्रबलतम बंध की बात की जाए तो सबसे प्रबल जो होता है वो होता है आयनिक। याद रखना सबसे प्रबल कौन सा होता है, आयनिक। प्रबल हो जाएगा वो हो जाएगा आयनिक बंध। कौन सा हो जाएगा, आयनिक बंध। तो ऑप्शन भाई पहचान लेंगे, इसमें जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बंध क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे कि धातु के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। अच्छा, इसी तरह के फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, हमको बस रट्टा नहीं मारना है, हमको बस क्या करना है, लॉजिक लगाना है। कैसे, अच्छा ध्यान समझेंगे, MPO4 ये तो ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि M की संयोजकता कितनी है, तो पहले समझेंगे। एक ऐसा शब्द ले लो, देखो जैसे H3PO4, तो यहाँ से पता चल रहा है कि PO4 तो 3 जोड़ता है, PO4 3 जोड़ता है और अकेला M 3 के बराबर है, तो मतलब इसकी घात -3 और इसकी +3। अब समझ गए M पर कहाँ से +3 आ गया, यहाँ से पहचान लिया ना। अब वो कह रहा है नाइट्रेट, नाइट्रेट जानते हो जैसे HNO3, तो ये तो हो गया नाइट्रेट। अच्छा कितना है, इसका +1 तो इसका -1, बराबर कर लो भाई। M पर +3 होगा और NO3 पर -1, तो इसका 1 और इसके कितने लेने पड़ेंगे, 3। कितने लेंगे, 3 लेंगे, जिससे कि बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, M का 1 और वो 3 संयोजकता पूरे करने के लिए NO3 के कितने ले लेगा, 3, तो बनाएगा MnO3 का होल थ्राइज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। फिर से हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जानना है, कोई कुछ याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना। PO4 3 जोड़ता है तो पता चला कि M जो है अकेला 3 के बराबर है, या इसके -3 तो इसके +3। अगर हम बात करें नाइट्रेट की कह रहा है, तो नाइट्रेट के लिए हम NaNO3 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे। यहाँ से पता चल रहा है इसकी +1, तो इस पूरे की हो जाएगी -1। हमने देखा इसकी +3, इसकी -1, तो -1 में 3 का गुणा करेंगे तब वो -3 होगा, -3,
और +3 से जुड़ेगा तो हमने 3 से गुणा कर दी है ना। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ये कह रहा है NaCl क्रिस्टल इनमें से किससे बना होता है। NaCl का जो क्रिस्टल है वो किससे मिलकर बना होता है। तो बात करें NaCl क्रिस्टल Na और Cl परमाणु के आयनों से मिलकर बना, परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे? Na और Cl परमाणु से बना होता है क्रिस्टल। किसकी बात कर रहा है वो? क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल जो होता है Na और Cl से मिलकर बना होता है। पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत संयोजी बंध है। कौन एक विद्युत संयोजी बंध है, मतलब आयनिक बंध बना रहा है। CH4 की बात करें तो कौन सा होता है? सहसंयोजी। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी। आगे बात करें MgCl2 तो भाई Mg पर आ जाएगा +2 और Cl पर आ जाएगा माइनस, तो कौन सा बंध हो गया? आयनिक। तो भाई ऑप्शन तो हमारा बी ही सही हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये भी सहसंयोजी बनाएगा, ये भी सहसंयोजी बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, कि MgCl2 जो होता है वो एक विद्युत संयोजी बंध बनाता है या आयनिक बंध बनाता है। आगे क्वेश्चन है, इन बंधों में कौन सा सबसे अधिक आयनिक है। अब इसमें पहचाननी है कि प्रबलता किसकी है, कौन सबसे अधिक आयनिक है। तो फिर से हम कहेंगे जो सबसे अधिक आयनिक होगा उस धनायन का आकार बड़ा होगा। क्या होगा? धनायन का आकार। अच्छा, धनायन के आकार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी में ऋणायन समान है। ऋणायन कैसा है? सभी में समान। तो हमें देखना क्या है फिर? धनायन। धनायन का आकार जिसका सबसे बड़ा होगा वही हमारा हो जाएगा अधिक आयनिक। कैसा हो जाएगा? अधिक आयनिक। तो पहचान लो, सबसे बड़ा जो साइज होगा वो होगा CS का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा? ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम तथा कार्बन परमाणुओं के साथ बनाए गए बंधों में प्रबल बंध बनाता है। अच्छा, प्रबल बंध की बात करते हैं। प्रबलतम बंध ना, बंध। सबसे प्रबल बंध कौन सा होता है भाई? आज ही हमने बताया आयनिक। क्या होता है? आयनिक। तो हमको बस इसमें ये देखना है आयनिक बंध कौन बनाएगा। HCl के बीच, NaCl के बीच, Cl2 के बीच या CCl के बीच। तो हम जानते हैं NaCl के बीच। किसके बीच? NaCl के बीच एक आयनिक बंध पाया जाता है, इसलिए ये जो बंध बनेगा वो सबसे ज़्यादा प्रबलतम होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आयनिक बंध की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई जितना ज़्यादा अधिक समझेंगे, फिर से समझेंगे, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आयनिक बंध की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव ये पड़ता है कि बंध की जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन में हम समझेंगे घटेगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। पॉइंट क्लियर है। चलते हैं आगे। क्लोरीन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों बंध होते हैं। आयनिक भी और सहसंयोजी भी। अच्छा, बात करें इसमें तो इसमें आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। ठीक, NaCl में आयनिक होता है। अच्छा, PCl3 की बात करें तो इसमें सहसंयोजी कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजी। PuCl3 की बात करें तो इसमें भी सहसंयोजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। वैसे ऑप्शन तो पता चल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी समझ लेंगे इसमें कौन कौन सा बंध होगा। आयनिक और सहसंयोजी दोनों ही बंध उपस्थित होते हैं। किसमें? NaClO4 में आयनिक और कौन सा? सहसंयोजी दोनों ही बंध उपस्थित होते हैं। बात की हमने NaCl की तो इसमें सिर्फ आयनिक था, PCl3 में सिर्फ सहसंयोजी और PuCl3 में भी केवल सहसंयोजी बंध ही है। समझ में सबको आ रही है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है X तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन्होंने दे रखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अगर हम इसको वैसे देखें 2, 8, 2। ठीक, इसका क्लोराइड के साथ सूत्र क्या होगा भाई? समझो, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो कितने त्यागेगा? 2। तो 2 क्लोरीन जोड़ लेगा, तो क्या हो जाएगा? X लिया है तो X ले लो। X जो है वो 2 Cl को जोड़ लेगा, XCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर।
आगे है कौन सा बना प्रबलतम बंध है, कौन सा बंध प्रबलतम है। क्वेश्चन है कौन सा बंध प्रबलतम है, आपको पहचानना है कि कौन सा बंध प्रबलतम है। तो अगर हम बात की जाए इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर इसमें ध्यान से समझेंगे तो इसमें होता है BRF। क्या होता है? BRF। ये बंध जो होगा वो प्रबलतम होगा। क्यों? क्योंकि F का जो होता है वो सर्वाधिक ऋणात्मक हो जाएगा और Br इसमें देखेंगे तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि BRF जो है इसमें प्रबलतम आयनिक बंध पाया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। कल हम आपके लिए, कल का मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, इससे जस्ट अगले टॉपिक के लेकर आएंगे। अभी हमने कौन सा पढ़ा है? आयनिक बंध। और भी बंधों को सब एक एक करके जानेंगे। आप सभी लोग बस कमेंट करते रहें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य किया करें। आप भी लोग इसे शेयर करते रहें जिससे कि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आते रहें। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।